अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो हुकूमत का इलेक्शन एक्ट 2017 में तब्दीलियों का मामला, इंतखाबी इस्लाहात की बात है। ये इंतखाबी इस्लाहात कोई पहला मौका नहीं है कि इसकी ज़रूरत पेश आई। जब 2013 के इलेक्शंस हुए थे तो उसके अराउंड भी जो 2014 का धरना था और सारे मामलात थे वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए ही थे। लेकिन बाद में हमें ये ख़बरें मिलती रहीं कि PTI के अपने ही लोग उस तरह से शिरकत नहीं करते रहे, उन मीटिंग्स में वहाँ पर नहीं जाते रहे। खैर, एक हद तक इंतखाबी इस्लाहात हुई। अब मज़ीद इस्लाहात इस वक्त दरकार हैं इस मौजूदा हुकूमत को। अपोजिशन का ये मानना है कि जो इस वक्त जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि हुकूमत को शिकस्त का सामना है, और अभी कराची में भी हमने देखा जहाँ पीपल्स पार्टी जीती गो के वहाँ पर भी धांधली की बातें हैं, और फिर ये कहना कि एक आखिरी नंबर की पार्टी पहले नंबर पर कैसे आ रही है। लेकिन बहरहाल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी जो खाली हुई फैसल वोडा साहब की, और फिर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मतलब जीतना तो दूर की बात है, रनर अप जमात भी रहने में बड़ी हद तक नाकाम हुई। तो इसके बाद फिर दोबारा से इस हुकूमत को ये इंतखाबी इस्लाहात याद आए। अब ये कितना शफाफ अमल है इन इंतखाबी इस्लाहात को करना, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना, और किस तरह से इसमें शफाफियत लाई जा सकती है, और आया इसके बाद हुकूमत का जो मकसद है वो यही है कि इंतखाबात शफाफ तरीके से हों और कोई किसी को इबाहम ना रहे, या सिर्फ ये फॉर द टाइम बीइंग एक आई वॉश है। जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत को शिकस्त हो रही है तो उनको ये लग रहा है कि शायद मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस में नहीं है, लोग शायद उनसे नाराज़ नहीं हैं, बल्कि इंतखाबात के निज़ाम की वजह से वो नहीं जीत पा रहे हैं। बज़ाहिर ये एक तासुर मिल रहा है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ है जो कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा है, बग़ैर प्रोटोकॉल के वो इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में गए जहाँ पर वो रेडी बान और दीगर लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बात की, बाकायदा उसको पूरा वीडियो करने के लिए उनके साथ कैमरामैन मौजूद था जो एक एक मूवमेंट उनकी कैप्चर करता रहा। फिर लोग बिल्कुल बाहर नज़र नहीं आए, सिर्फ को ख़रीदार वहाँ पर ना होने के बराबर थे, और जो सिर्फ रेडी बान थे वो मौजूद थे। इस पर बड़ी तनकीद हुई है और अपोजिशन ने तनकीद किया, और ये भी कहा जा रहा है कि कर्फ्यू था लगा हुआ जब वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद में घूम फिर रहे थे। अब वो कहाँ घूम फिर रहे थे जहाँ अवाम ही नहीं थे इतवार के रोज़, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शिराजी साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं, उनके साथ साथ सलमान आबिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें नज़ीर लगारी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब और सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ हैं। मैं लगारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, लगारी साहब इस वक्त कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये रह कर ख्याल आता है। इंतखाबी इस्लाहात का ख्याल 2013 के इलेक्शन के बाद भी आया, फिर कुछ इस्लाहात हुई भी, फिर हमने देखा कि जो ऑनलाइन सिस्टम था वो बैठ गया। बस फ़र्क ये था कि इस मरतबा PTI इक़्तिदार में आ गई और बाकी जमातों ने कहा कि ये सिलेक्टेड हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती थी कि उनका मैंडेट चुराया गया। तो ये तो मसला सिस्टम का है, शफाफियत का है, इस्लाहात का है, या जिसने जीतना है उसने कहना है मैं ठीक हूँ और जिसने हारना है उसने कहना है धांधली हुई है? इस अप्रोच का मसला है सर। बात यह है कि जमहूरियत जो है हमें सरमायादारी की इनायत की वजह से हासिल हुई थी। जब दुनिया में सरमायादारी ने अपने पांव जमाए तब से जमहूरियत का मसला भी खड़ा हो गया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जमहूरियत के सरमायादारी के अंदर मैनिपुलेशन बढ़ती गई और उसके अंदर जो है वो कार्टलाइजेशन बढ़ती गई। तो इसीलिए मैनिपुलेशन और कार्टलाइजेशन की जरूरत इलेक्शन में पड़ती रही। ये हम बहुत गरीब मुल्क हैं, हमारी तो खैर चांद कुमार में नहीं है। वहां तो अमेरिका कहता है कि हमारे इलेक्शन में रूस ने चोरी करनी है, तो हम वहां क्या जाकर जवाब देंगे? तो इलेक्शन चोरी होना एक और मसला है, यानी कि एक आलमी मसला है, पाकिस्तान का मसला नहीं है। अगर प्यूटन की इतनी सलाहियत कार है कि वो अमेरिका के इलेक्शन चोरी करके और डोनाल्ड ट्रंप को जितवा दें, तो फिर एक बड़ा संगीन मसला है।
हम जैसे गरीब लोगों के लिए वही तरह के कार ठीक था कि लिस्टों पर जाएं और हम मैनुअल जाकर करें, या आरटीएस बैठ जाता है और अगर इनका ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों वाला सिस्टम भी बैठ गया तो फिर कौम रुल गई ना। और उनको आरटीएस के नतीजे में उन्होंने कहा जी इमरान खान जीत गए हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो जीत गए हैं। लोग रोते फिर रहे थे और जो पोलिंग एजेंट थे वो बाहर खड़े हुए थे, हमें पता नहीं है रिजल्ट का, और उनको रिजल्ट की कापियां भी नहीं दी गई। तो अब क्या होगा, आरटीएस मशीन का नतीजा तो देख लिया हमने, अब आगे क्या होता है, कौन सी चीज आती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में माहिरीन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कर पा रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी या ये बिल्कुल ऐसा होगा कि शफाफियत जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई ऐसी चीज इजाद नहीं हुई है। अगर जमहूरियत शफाफ हो सकती है, एक तो जमहूरियत एक तबके की जमहूरियत होती है, एक खास क्लास की जमहूरियत होती है, और इसको एक जमाने में बोर्जुआजी डेमोक्रेसी कहा जाता था। ये उस तबके के मफाद के लिए होती है। एक करप्ट सरमायादार माशरे के लोगों के मफाद के लिए एक जमहूरियत है जो राइज है, और जिस पे चाहे वो जिस तरह से मैनिपुलेट कर ले। राइटली सेड लगारी साहब, पॉइंट टेकन। मैं शराज साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे इस सारे मामले को देखते हैं, और फिर टाइमिंग बड़ी अहम है सर कि किस वक्त आपको ख्याल आता है इस्लाहात का। रिफॉर्म्स तो आपने बहुत सारी करनी थी ना, आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो नहीं करनी थी शराज साहब, आपने तो पुलिस रिफॉर्म्स भी करनी थी, आपने तो दीगर मामलात में भी रिफॉर्म्स करनी थी, ये तो आपके एजेंडे में सर फहरिस्त चीज़ें थी, लेकिन फिर ये बैक बर्नर पे चली गई, और अब आपको इंतखाबी इस्लाहात अचानक से याद आई हैं और अपोजिशन आपका बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? बिल्कुल अरसलान, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब जब भी आम इंतखाबात हों या फिर ज़िमनी इलेक्शन हो, आप जीत जाएं तो मामला दुरुस्त हैं, आप हारें तो फिर आपको लगता है कि सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी ख़राबियाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। तो वो जो आप नीयत की बात अपने इब्तिदाई में भी कह रहे थे, उस पर तो यही शक पड़ता है कि इसका मतलब ये है कि आप सिस्टम को ठीक तो नहीं करना चाह रहे। अगर ये करप्ट सिस्टम आपको फेवर करे तो बड़ा ठीक है, ज़बरदस्त है, और अगर यहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो फिर आपने यही शोर मचाना है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। वो आम इंतखाबात का मामला हो, वो सेनेट के इलेक्शन हो, आपने देखा है कि पिछले दिनों में कितना शोर मचा था, कितनी वीडियोस हमें दिखाई गई और कहा गया था कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर खुफिया रायशुमारी के जरिए मंडियां लगती हैं, लोगों की वफादारियों को ख़रीदा जाता है और लोग इस तरह आके सेनेट का हिस्सा बनते हैं। इलेक्शन गुजर गया, सारी कहानी ठप हो गई, किताबें बंद करके अलमारी में रख दी गई, कोई ज़रूरत नहीं इसके ऊपर डिस्कस करने की जी। और दूसरी बात अरसलान, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर फॉर्म 45 ना मिल पाए, फॉर्म 45 के ऊपर किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत ना हो, या कोई इलेक्शन प्रोसेस के अंदर रखना डाले, पोलिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर दे, तो मुझे आप बताएं कि इसका जवाब ये है कि सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी है जिसको दुरुस्त करना है। मैं समझता हूँ कि सिस्टम में तो कोई ख़राबी नहीं है। सिस्टम में तो लिखा गया है कि फॉर्म 45 को आपने फाइनली सबमिट कराना है एज ए रिजल्ट किसी भी पोलिंग स्टेशन के, उसके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ज़रूर होने चाहिए। इंतखाबी अमला अपना पूरा काम मुकम्मल करने के बाद जाना चाहिए। मकामी इंतज़ामिया के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक ऐसा माहौल पैदा करे कि जिसके अंदर लोग फ्रीली अपने राय का इजहार करें। तो यहाँ तो सिस्टम में मुझे तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही, तो क्यों हम बार बार ये बात करते हैं? मुझे लगता है कि सिस्टम को रिफॉर्म्स करने की बजाय हमें अपनी नीयतों को रिफॉर्म्स करना चाहिए। हमारी नीयत जब ख़राब होती है तो हम इस तरह की चीज़ें करके सारे प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। तो मेरा ख्याल में इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और अब जो हुकूमत इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बार बार शोर मचा रही है, भाई मेरे, इस मुल्क के अंदर सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे मिलते हैं और जो कार्ड दिया गया है, देहात के अंदर वो लोग कार्ड तक यूज नहीं कर सकते, उनके पैसे कोई और उनको निकलवा के देते हैं अरसलान। जी जी। और आप यहाँ पे लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं 70% रूरल पाकिस्तान से कि वहाँ का जो अनपढ़ आदमी है वो उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को यूज करेगा और अपनी राय का इजहार करेगा। हमें क्या पता कि क्या वो खुद बटन दबा रहा है या कोई साथ बैठा शख्स उसके बिहाफ पे बटन दबा रहा है, और कैसा बटन दबा रहा है, किसको वोट दे रहा है। तो ना करें ऐसी बातें कि जो इस मुल्क में अभी तक मुमकिन नहीं है। अभी आपको अपनी नीयतों को रिफॉर्म्स करना है और सिस्टम को सपोर्ट करना है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हर दफा आप डंडे उठा के ना चढ़ दौड़ें कि आप इल्जाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। वह इलेक्शन कमीशन के लोग इसी मुल्क के लोग हैं, इस सिस्टम के लोग हैं, इसी माशरे के लोग हैं।
रादर आप उनको अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा हौसला दें। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के एंड के ऊपर आपने एक बेहतर कंडक्ट का मुजाहरा करना है, खुदा का वास्ता आप तो करें। कहीं आप डंडे उठा के, कहीं बंदूकें उठा के आप चले जाते हैं, प्रोसेस को रोकते हैं, कहीं आप जाली वोट कास्ट करते हैं, कहीं आप इलेक्शन अमले को जरमाल बना लेते हैं। तो ये खराबियां आप में, सिस्टम में नहीं है। अपने आप को पहले ठीक करें, फिर सिस्टम की बात करें। राइटली सर। सलमान आबिद साहब की जानिब में बढ़ूंगा। सलमान आबिद साहब, इस वक्त जो एक बात अभी लगारी साहब ने भी कही और फिर जिस तरह शराजी साहब भी फरमा रहे हैं, मसला तो ये एक ग्लोबल इशू है, ये कोई पाकिस्तान का इशू नहीं है। अगर अमेरिका जैसे सुपर पावर भी शोर उठता है कि पुतिन ने इलेक्शन चोरी कर लिया था और फिर बाद में जो सूरत हाल होती, ये मामला, बट इट हैज़ टू सेटल डाउन समवेयर। मतलब उसमें हम जहाँ पर अमेरिका की तो मिसाल दे सकते हैं सलमान आबिद साहब, पर पड़ोसी मुल्क की भी मिसाल दे देते हैं, वहाँ पर कोई इस हद तक उंगलियाँ उठती हुई नज़र नहीं आती जिस तरह पाकिस्तान में हर एक इलेक्शन में शोर मचाया जाता है। तो कुछ तो हम यहाँ से भी सीख सकते हैं अगर हम अमेरिका की मिसाल ही दे रहे हैं। का इलेक्शन सिस्टम इतना अच्छा है, जैसे अभी शराजी साहब कह रहे हैं कि सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है, तो फिर ये हर इलेक्शन के बाद जो रोना रोया जाता है सियासी जमातों की तरफ से, इसको क्या नाम दिया जाएगा? ये इतना शानदार सिस्टम है कि NA 249 का पर चंद दिन पहले इलेक्शन हुआ है और 15,000 वोट हासिल किए हैं जीतने वाले कैंडिडेट ने, और सुबह 5:30 बजे इलेक्शन का नतीजा अनाउंस हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख का वाहिद इलेक्शन होगा जो सुबह 5:30 बजे सबसे लो टर्न आउट का इलेक्शन का नतीजा अनाउंस होता है। आप कहते हैं कि सिस्टम में खराबी नहीं है। हमारे सिस्टम की खराबियां इतनी ज़्यादा हैं कि यानी आप अंदाज़ा लगाएं, वो एक अदालती कमीशन बना था इमरान खान साहब के धरने के नतीजे में। उस अदालती कमीशन ने 42 के करीब सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को दी थी कि आप इंतखाबी बेज़ाब्तगियों को रोकने के लिए इन इस्लाहात पर अमल करें। इन तजावीज़ पर, एक भी तजावीज़ पर अगर अमल हुआ है तो मुझे आप बता दें कि सिस्टम कितना कामयाब है। वो जो 35 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी थी, वो बता दीजिए कि उसने सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या किया। अब नीयतों को ठीक करने के लिए क्या कोई टीका मिलता है बाजार से जो लगाया जाए सबको और उनकी नीयतें ठीक हो जाएंगी? देखिए, सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतना वो लोगों को अकाउंटेबल करेगा। एक बात याद रखिए, पाकिस्तान का कोई इंतखाबी नतीजा बता दे जिसको किसी ने तस्लीम किया हो, यानी हर हारने वाला ये कहता है कि उसको हराया गया है, साजिश के तहत हराया गया है, यानी किसी नतीजे को कभी आज तक कबूल नहीं किया गया। और हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक है। देखिए, सिस्टम अगर ठीक होता तो वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करता। अब आपने हिंदुस्तान की मिसाल नहीं, मैं सलमान आबिद साहब एक सेकंड दीजिएगा। मैं एक नुक्ता है, आईने पाकिस्तान है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियासत की जिम्मेदारियां हर शहरी को देना, बुनियादी तमाम तर ज़रूरियात रियासत वो नहीं देती है। तो ये मसला उस रियासत का है या मसला आईने पाकिस्तान का है? इसी तरह अगर कोई कवायद जवाबित लिखे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन, अमला गायब हो जाता है, पोलिंग एजेंट गायब, मसला फिर ये सिस्टम का होगा या सिस्टम पर अमल दरामद का होगा? सलमान आबिद साहब सर, बात यह है कि सिस्टम और सिस्टम पे अमल दरामद कोई दो मुख्तलिफ चीजें तो नहीं है ना। सिस्टम से मुराद यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करना है और इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करना है, एक्सेप्टेबल करना है, अकाउंटेबल करना है। अगर वो नाकाम हो रहा है तो क्या अफराद में नाकामी है, सिस्टम में नाकामी है, इलेक्शन लॉज में नाकामी है, इलेक्शन के तरीक़ाकार में नाकामी है? ये सारी नाकामियां हैं, तभी तो ये बात हो रही है ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। आप क्या समझते हैं किसकी नाकामी है? ये पीपल्स पार्टी भी करती है। ये सिस्टम की नाकामी जी। देखिए, ये दो तरह की नाकामियां हैं। एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल एटीट्यूड की नाकामी है, सियासी जमातों की, जो आज तक पार्लियामेंट के अंदर से एक अच्छा ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम को सामने नहीं ला सके हैं, एक बात। और दूसरी नाकामी उस इलेक्शन कमीशन की है जो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को कंडक्ट करने में बुरी तरीके से नाकाम हो रहा है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, और ये सबके सामने होता है। आप ही मीडिया के लोग जो हैं बड़ी बड़ी बेजाब्तगियां इलेक्शन के हवाले से दिखाते हैं, तो आपको सलमान आबिद साहब दो जुमलों में हल बता दें, क्या करें तो ये ठीक हो जाएगा, ये बता दें सर। सर, इसका हल ये है कि ये काम इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन बैठे, जिसके पास जो तजावीज़ हैं, चाहे आप डिजिटल वोटिंग में जाना चाहते हैं चाहे नहीं जाना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करके एक एक्सेप्टेबल काबिल कबूल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। ये वक्त की ज़रूरत है। अगर ये सियासी जमातें या अपोजिशन जमातें या हुकूमती जमातें एक दूसरे पे लान तान करेंगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं अरसलान खालिद साहब, 2023 के इलेक्शन में भी यही रोना जो है ना यहाँ पे रोया जाएगा कि इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, इलेक्शन चोरी किया गया है। क्योंकि जब सियासी जमातों को पार्लियामेंट को मौका मिले कि वो रिफॉर्म्स करें,
तो आप कह दें कि ये काम जो है हुकूमत का नहीं है, ये काम पार्लियामेंट का नहीं है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। और भाई रिफॉर्म्स कौन करता है? रिफॉर्म्स करता है पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, अगर हमने ये इलेक्शन कमीशन को मैंडेट दिया तो बंद कर दें पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के अंदर से रिफॉर्म्स लेके आए ना, जो भी पार्लियामेंट में रिफॉर्म लाना चाहते हैं आप लेके आए, हुकूमत और अपोजिशन उस पर इत्तेफाक करे और इलेक्शन करवाएं। राइटली सेट। सलमान आबिद साहब, पॉइंट आपका आ गया, मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, पर सवाल वहीं पर रहता है कि आया इस्लाहात कोई भी चाहता है, किसी को भी सूट करती है, और शफाफियत भी क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान में सूट करती है कि 100% शफाफ रिजल्ट आए, कि आवाम ने किसको वोट दिया, या सबको कहीं ना कहीं सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, और जब नहीं मिलता तो इस्लाहात की बात होती है, और जब मिल जाता है तो सब ठीक है। अब 2018 का इलेक्शन देख लीजिए, बेहतरीन इलेक्शन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत बना ली, लेकिन दूसरों को काबिल कबूल नहीं है। 2013 का इलेक्शन बेहतरीन इलेक्शन था नून लीग के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं था। तो ये आया सबको ये सूट करता है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन विच रिमेन्स देयर। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, और ब्रेक के बाद कल वो जो एक पॉपुलर तरीन दौरा है इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उस पर हम बात करेंगे। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, थोड़े से आप दूर हैं, कराची में हैं, पर आपने तमाम तर दौर देखे, अदवार देखे अपने सहाफ़ती तजर्बे में। कल इमरान खान साहब है कोई सर ऐसे जो निकलेगा आवाम में और इस तरह जाएगा और दौरा कर रहा होगा, बाज़ारों का बात कर रहा होगा रेडी बानों से? ये तो सिर्फ इमरान खान साहब ही कर सकते हैं सर। मैं इधर आता हूँ, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, गुज़श्ता जो टॉपिक मौजूद चल रहा था उस पर मैं बात करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी श्योर सर, श्योर। वो ये है कि जब ऐलान कर देना एक इदारा, एक हुकूमत, एक फर्द, एक शख्स ये कह दे कि जी मैंने फलां पार्टी को नहीं आने देना है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, ये जनरल हमीद को रिकॉर्ड पर है कि हमने नहीं आने देना था पीपल्स पार्टी को, ये कहा था उन्होंने। और एक दफा नहीं बेशुमार मरतबा उन्होंने कहा कि हमने नहीं आने देना था। और 88 में पीपल्स पार्टी पंजाब से कौमी असम्बली की सीटों की उनकी अक्सरियत देखें, फिर अगले बाद में जब दुबई असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो फिर देखें कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हार जाती है। ये मैनिपुलेटेड इलेक्शन जब कह देते हैं ना कि हम नहीं करें, नहीं जीतने देंगे। 90 के इलेक्शन में जब कहा गया कि हम पैसे बांट रहे हैं, दौलत दे रहे हैं और हम इसको हरवाने के लिए दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक इंटेंशन मौजूद है धांधली करने की। एलानिया धांधली की गई है, एलानिया धांधली की और होती रही है, और ये तमाम इंतखाबात में धांधली होती रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि धांधली कराने वाले कभी एलानिया धांधली करते हैं, कभी गैर एलानिया धांधली करते हैं, तो धांधली तो होती रही है। ये एक सिर्फ इतनी सी बात। दूसरी बात यह है कि जो कल सैर हुई है इस्लामाबाद की जनाब वजीर आजम की, तो जनाब वजीर आजम को शायद ये भी याद होगा, अगर उनकी याददाश्त में हो, हमने देखा था कि जनरल ज़ियाउल हक साइकिल पर बैठकर उन्होंने एक प्रोटोकॉल के बगैर वाला सफर किया था, और उस पर कितनी उनको कीमत अदा करनी पड़ी थी, कितने उनको पहरे लगाने पड़े थे, कितने घरों को खाली कराया गया, कितने लोगों को हटाया गया, और किस तरह से कर्फ्यू का मंजर पैदा किया गया। फिर जनाब साइकिल पर बैठे, और साइकिल पर बैठते हुए हम देख रहे थे कि किस तरह से टीवी पर, फिर अखबारों में छपा था कि किस तरह से साइकिल पर बैठकर जनाब जो है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने एक कमाल किया है, और बस ये एक मकबूलियत का तरीकाकार उन्होंने अख्तियार किया था, और यही तरीका जो है ये इन्होंने अख्तियार किया है। और ये प्रोटोकॉल, ये तो मानते नहीं थे प्रोटोकॉल को, ये तो प्रोटोकॉल का लफ्ज ही नहीं सुनना चाहते थे। ये फिर प्रोटोकॉल अब तक 3.25 साल तक कैसे चलता रहा, और 3 साल तक वजीर आला, गवर्नर का प्रोटोकॉल, वजीर आजम का प्रोटोकॉल, प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल, माजी के तमाम प्रोटोकॉल से बाजी ले गया है। उनकी गाड़ियों की तादाद, उनकी एम्बुलेंस की तादाद, उनकी सिक्योरिटी की तादाद, उनके हूटर बजाने वाले जो वो आगे वो सर्जन जा रहे होते हैं, उनकी तादाद सब कुछ बढ़ गया है। अब तो लगता है कि तिरंगा भी अगर गुजरना चाहे तो नहीं गुजर सकता है।
तो इस प्रोटोकॉल का अब भी जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले थे तो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, और जो कैमरा लेकर चल रहे थे, कमाल तो ये बात है कि उन्होंने एक एक इवेंट को कवर किया। आप अचानक निकले थे, किसी को खबर किए बगैर निकले थे, आपके रोकता कार भी नहीं थे, गाड़ी भी आप खुद चलाते, लेकिन कैमरे वाले जो है वो बड़े चालाक थे। भाई मीडिया बड़ा जबरदस्त है, कहते कमाल का मीडिया जनाब पहुंच गया और जाकर उसने कवरेज की है। कमाल है जनाब, इस तरह होता है ऐसे मुल्कों में जो पसमानदा ममालिक होते हैं, वहां के अवाम को खुश करने के लिए इस तरह की रेवड़ियां बांटी जाती हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है। राइटली सेट लगारी साहब, पॉइंट आ शराज साहब, मॉडलिंग से कीमतों में कमी नहीं आती, मरीम साहबा ये फरमाती हैं। एक दो पैरेलल वीडियोज़ हैं, ये खान साहब की वीडियो को छोड़ें, मुझे ये नहीं समझ आई कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा किस कैपेसिटी में किसी को झाड़ पिला रही थी या डांट रही थी। ना वो इलेक्टेड हैं, ना कोई और मामला है, पहले उनको विफाक में आप ले आए, फिर उनको सूबे में आप ले गए, और वो एक असिस्टेंट कमिश्नर को जो एक रीज़नेबल खातून है उनके रवैये पर बात कर रही थी, लेकिन वो इस तरह से डांट रही थी जिस तरह से वो शायद सूबे की वज़ीर आला हैं, तमाम तर जिम्मेदारियाँ उनकी हैं। और इनके बहुत सारे इसी तरह के करैक्टर्स हैं जो दौरों पर होते हैं, कभी कहाँ के कभी कहाँ के, कभी किसको डांट रहे होते हैं, कभी किससे बात कर, ये हो क्या रहा है शराज साहब? आपके पास वक्त मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तो मैं एक छोटा सा कमेंट पहले टॉपिक पे कि मेरे ख्याल में जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे यही सिस्टम है इलेक्शन का जो हमारे यहाँ है। आज हिंदुस्तान के अंदर वहाँ की रूलिंग पार्टी 3 रियासतों में इलेक्शन हार गई है, और वहाँ खड़ी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्ज़ाम नहीं धरा कि वहाँ पे धांधली हुई है। ये तो मैं पिछले टॉपिक पे बात करूँगा। और बिल्कुल फिरदौस आशिक अवान साहबा का जो रवैया था उसको तो मेजॉरिटी लोगों ने बड़ा बुरी तरह कंडेम किया है, और ख़ुद मोहतरमा जब मरकज़ में थी, मुशीर इत्तलात थी या मुआविन ख़ुसूसी थी, गोया के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती उनको वो काबीना से निकाल देते हैं या उनके महकमे बदल देते हैं। तो माजी में उनको खुद इस काबीना से बाहर किया गया। तो अब मैं क्या कहूँ कि वो असिस्टेंट कमिश्नर की परफॉर्मेंस पे तो क्वेश्चन मार्क लगा रही थी माजी में, फिर इसका मतलब है उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी बेहतर नहीं थी कि उनको वफाकी काबीना से बाहर किया गया। और कल रह के जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा जो शहर का उन्होंने किया है, काश इस तरह पाकिस्तान पूरा होता जैसे कल दिखाया गया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को एक तो ये है कि उस जो स्टॉल्स के ऊपर लगे फ्रूट्स थे उनके रेट भी पूछने चाहिए थे कि वहाँ पे सेब किस तरह किलो बिक रहा है, वहाँ पे आड़ू किस तरह किलो बिक रहा है, और बाकी, ताकि उन्हें पता चलता कि क्या गरीब आदमी यह फ्रूट खरीद भी सकता है कि नहीं खरीद सकता। और साथ में अरसलान उन्होंने एक मारगला जो नई रोड बन रही है हाईवे, उसका तो ज़रूर दौरा किया है, लेकिन मैं कहता कि प्राइम मिनिस्टर को रावलपिंडी के इलाके टेंच भाटा में भी जाना चाहिए था कि जहाँ पे गटर उबल रहे हैं, जहाँ पे सीवरेज का पानी गलियों में बहता है, वहाँ पे नालियाँ नहीं है। तो मैं समझता हूँ जब इस तरह के पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो तब जाके उन्हें पता चलेगा कि इस मुल्क का आम आदमी क्या खा रहा है और कैसे रह रहा है। उन्हें जाना चाहिए शहर के कुछ और इलाकों में, कराची कंपनी में, ग्रीन बेल्ट्स में, जहाँ पे मैं उनको दिखाऊं कि यहाँ पे अब सफ़ेद पोश लोग अपनी फैमिलीज के साथ खैरात का खाना लेने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आप बाहर निकलें, लेकिन आप असल पाकिस्तान में जाएं, इस तरह के पाकिस्तान में ना जाएं कि जहाँ पे जाहिर सी बातों का मसाइल ही नहीं है। सलमान आबिद साहब, देखें, बड़ी बुनियादी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई और जमात का प्राइम मिनिस्टर हो, मैं इस तरह की जो सियासी शोबदाबाजी है उसका कोई हमायती नहीं हूँ, और ना इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है। इन चीज़ों को डील करने के लिए दुनिया की जमहूरियत में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि आम आदमी के मफादात को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क में जब हम जमहूरियत का ढंडोरा पीटते हैं तो चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है जिसने आम आदमी के मफादात को मॉनिटर करना और निगरानी करनी है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को इस जो बुनियादी बात है समझनी होगी कि जब तक लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा आप आम लोगों के मसाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर नहीं कर सकेंगे। इस शोबदाबाजी से इस मुल्क की गवर्नेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक बात। दूसरी बात यह कि आशिक फिरदौस अवान ने बहुत बुरा किया, उनको उनकी बासपुरुष होनी चाहिए, लेकिन मुझे आप ये बताइए, ये जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, ये जो हमारे यहाँ बाज़ारों के अंदर मुनाफाखोरी, नाजायज़ कीमतें, लूट मार और गंदा माल बिक रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और ये सरकारी अफसरान पर जिम्मेदारी नहीं होती?
ये जो लोग अपने अपने घरों के कमरों के अंदर बैठ के पूरे डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करते हैं, यानी ये खातून जो हैं जिनके बारे में कल बात की जा रही है, इनका अंदाज भी देखें, ये चालान भी गाड़ी के अंदर बैठ के करती रही हैं, उसकी तस्वीरें हमने देखी हैं। ये जो हमारा ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी का मजमूई रवैया है एंटी पीपल, उसको भी तो कहीं अकाउंटेबल करे ना। यानी आबिद साहब आपने बिल्कुल सही बात की है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इनको कौन अकाउंटेबल करेगा ब्यूरोक्रेसी को? मुझे बताइए, मार्केट की कीमतों को तयन करना किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सलमान आबिद साहब, ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए, उनका मामला चीजें उसको भी ठीक करे ना, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और ये साइमल्टेनियसली हमें ये जो मतलब मैं सियासतदान कहूं या जो भी कह लें आप, अनइलेक्टेड टाइप लोग हैं, इनको भी अपने रवैयों को, बात करने के अंदाज को दुरुस्त करने की जरूरत है। ठीक है, तो हर कॉर्नर पे चीजों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आपकी बात से इत्तेफाक। मेरा एतराज इस बात पे नहीं था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान बिल्कुल ठीक कर रही थी, मैं जानता भी नहीं, जो गुफ्तगू का अंदाज है उस पर एतराज है दोनों एंड से, और अगर वो कुछ गलत कर रही थी तो उस पर भी एतराज है। आपका पॉइंट आ गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।